Last day we have discussed about activity based costing और आज हम उसकी implementation के हवाले से बात करेंगे. If you have developed an activity based costing system तो उसको deploy कैसे करेंगे, implement कैसे करेंगे और accordingly हम इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं. But before that, if there is any other question in your mind regarding last day's discussion, so you may raise that question if there is any question. जी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें. मैं कुछ चीज़ें असल में इन एडवांस लिखना चाह रहा हूँ ताकि हम उसकी बुनियाद पे बाकी जो काम है वो कर सकें. बट बिफोर दैट अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें. जी लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के हवाले से. आपके पास जो कल हैंड आउट शेयर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आप अपने सामने कर लें. मैं उस क्वेश्चन को पहले आपके सामने सॉल्व करूँगा और देन हम लेके चलेंगे इस चीज़ को. इनफैक्ट जो क्वेश्चन है जी, मैं पॉसिबल आप तमाम लोगों के पास आई होप क्वेश्चन मौजूद है. अगर क्वेश्चन मौजूद है तो मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा. दैट्स ग्रेट जी. अनीक साहब अगर आपके पास क्वेश्चन है, मैं 2-3 चीज़ें कुछ और लिख लूँ इनिशियली ताकि फिर जब मैं एक्सप्लेन करने की बात करूँ तो ज़रा आसानी रहे.
जी ओके, चलें क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन और सोल्यूशन एट अ टाइम मैं आपके सामने शायद शेयर ना कर सकूं, सो मैं अभी सोल्यूशन सिर्फ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने मौजूद होना चाहिए, विच हैव बीन सेंट टू यू द लास्ट डे। मैं जी वहीं से पिक करता हूँ, इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है, हैविंग अटेंडेड अ कोर्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, you decided to experiment by applying the principle of ABC. ABC stands for activity based costing to the 4 products currently made and sold by your company. 4 products company currently बना रही है and you decided to experiment activity based costing system. Details of the 4 products are given below for the period. जो details हैं वो दी गई हैं for the period कितनी जी कितनी प्रोडक्ट्स के कितने 4 प्रोडक्ट्स हैं, उनके कितने कितने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स हैं ABCD और चारों के जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं वो मेंशन किया गया है 120 यूनिट, 100 यूनिट, 80 एंड 120 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में मेंशन है। मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए जी इसको मेंशन भी कर देता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अदरवाइज दिस इज़ नॉट नेसेसरी। अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें अपनी आसानी के लिए आउटपुट इन यूनिट्स या प्रोडक्शन इन यूनिट्स तो हम मेंशन कर सकते हैं 120, 180, 120, 180 एंड 120 जी ये यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। तो ये इनफैक्ट पार्ट नहीं है इसका, मैं सिर्फ और सिर्फ चूँकि बार बार वहाँ से मुझे देखना पड़ेगा तो इसलिए मैंने सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि इतने इतने यूनिट्स हम बना रहे हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस हमने यहाँ पे कोट की है ताकि हमें पता हो कि हम कितनी चीज़ें उनके कितने यूनिट्स बना रहे हैं। जी सो ये आउटपुट इन यूनिट्स बताया गया एंड देन आपको बताया गया है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल 40, 50, 30, 60 का लगता है और डायरेक्ट लेबर 28, 21, 14 और 21 की लगती है। डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम यहाँ से उसको जी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 40, 50, 30, 60 की कॉस्ट है, ये पर यूनिट है। हम जितने यूनिट्स बना रहे हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय जो पर यूनिट कॉस्ट है मटेरियल की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मटेरियल की कॉस्ट पर ए प्रोडक्ट मिल जाएगी। दैन इसी तरह से बी प्रोडक्ट के लिए 100 यूनिट्स बना रहे हैं और 50 पर यूनिट कॉस्ट है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितनी है जी बी मटेरियल की 50 कॉस्ट है। सो इसी तरह से सी प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 30 है, 80 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 30, 24 यूनिट की कॉस्ट बनेगी 120 यूनिट्स हैं और 60 कॉस्ट है तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 7200 हमारी कॉस्ट बनेगी डायरेक्ट मटेरियल की। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करें तो हमें बताया गया कि पर यूनिट 28 है तो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं 120 मल्टीप्लाइड बाय 28। बी प्रोडक्ट के यूनिट बनाए जा रहे हैं 100 और पर यूनिट कॉस्ट है 21 तो 100 इंटू 21। सी प्रोडक्ट की 80 यूनिट्स हैं और पर यूनिट कॉस्ट है वो 14 है सो 80 इंटू 14 1120 कॉस्ट बनेगी और 120 यूनिट्स बनाए जा रहे हैं और 21 कॉस्ट है लेबर की पर यूनिट 120 मल्टीप्लाइड बाय 21 ये हमें लेबर की कॉस्ट मिल जाती है। लेबर की कॉस्ट मिल गई है हर प्रोडक्ट के लिए कितनी कितनी हमारी लेबर की कॉस्ट लगी है जी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी।
जी। देन कंटिन्यू करते हैं जी आगे। उसके बाद लिखा हुआ है मशीन आर पर यूनिट। आपको मशीन आर्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है कि पर यूनिट कितने मशीन आर्स लगते हैं। तो हम अभी क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे साथ ही मशीन आर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। हम 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। चारों प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम मशीन आर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इनफैक्ट आसानी के लिए हैं। हम बाद में देखेंगे कि हमने कहाँ पे इसको यूटिलाइज करना है। मशीन आर्स कैलकुलेशन आप कर रहे हैं फॉर मशीन आर्स। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट्स हैं आपकी। यूनिट्स जितने बनाने हैं आपने वो मेंशन कर लेते हैं। मशीन आवर्स पर यूनिट, मैं एब्रीवेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, MH पर यूनिट। वो जितने बताए हुए हैं जी, उसकी बुनियाद पे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट्स हमें पता है, मैं दोबारा यहाँ से लिखता हूँ 120, 100, 80, 120, 120, 100, 80, 120। और जो मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए हैं इसको लेके हम जी इसको बेस बनाते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ, तो हमें टोटल मशीन आवर्स मिल जाएंगे जी। ये मशीन आवर्स पर यूनिट हैं और हमें टोटल मशीन आवर्स चाहिए। हर प्रोडक्ट के लिए कितने लगे हैं, टोटल MH में लिख देता हूँ मशीन आवर्स के लिए। तो आपको डेटा में जो बताया गया है कि एक प्रोडक्ट के लिए कितने मशीन आवर लगते हैं वो यहाँ पे लिख लेते हैं। 4323 में बताया हुआ है, 432 और 3। सो अगर ए प्रोडक्ट हमने बनानी हो तो हमने 120 यूनिट बनाने हैं और 4 घंटे लगते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आवर्स हैं ए प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट के लिए 300, 160 और 360 आवर्स हैं। अगर हम इसका सम कर लें तो टोटल जो आवर्स हैं वो हमें मिल सकते हैं। टोटल आवर्स जो लग रहे हैं वो पूरी फैक्ट्री के अंदर तमाम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, दैट आर टोटल मशीन आवर्स। टोटल मशीन आवर्स हैं वो 1300 हैं एज अ टोटल। ठीक है जी। फिर वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या लिखा है, द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स। भाई यहीं पे स्टे करेंगे। चारों प्रोडक्ट्स सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, मिलती जुलती हैं, और ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं ये बनाई जाती हैं इन द प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स। 20 यूनिट के रन में। मतलब क्या इस बात का, कल हमने कुछ बैच लेवल एक्टिविटी की बात की थी कि अगर हम 4 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो जब एक दफ़ा हम प्रोडक्शन प्रोसेस रन करते हैं, बैच रन करते हैं, तो उस बैच के अंदर प्रोडक्ट के 20 यूनिट बनते हैं। सो इसका मतलब अगर एक दफ़ा 20 यूनिट बना लेंगे तो अगले 20 बनाने के लिए आपको मशीनों को दोबारा रन करना पड़ेगा, यानी कॉन्टीन्यूटी में मशीनें नहीं चलेंगी। इट माइट बी पॉसिबल यू हैव टू गिव अ पॉज। हाँ, मशीनों को रेस्ट देंगे, उसको रिन्यू करेंगे, उसको चेक करेंगे सारी चीज़ें एक्टिवली ये ठीक काम कर रही हैं। तो कुछ गैप के बाद अब दूसरी प्रोडक्ट के यूनिट बनाएंगे, या हो सकता है उसी प्रोडक्ट का अगला बैच शुरू कर दें। तो हर प्रोडक्ट चूँकि लिखा हुआ सिमिलर है, और तो वो प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स, हर प्रोडक्शन रन के अंदर एक दफ़ा प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने के अंदर, रन करने के अंदर जो यूनिट्स बनते हैं वो 20 हैं। तो 20 यूनिट का के बैच के अंदर आप चीज़ बना रहे हैं, तो उसका मतलब अगर ए प्रोडक्ट बनानी है उसके टोटल 120 यूनिट बनाने हैं, तो आपको कितनी दफ़ा प्रोडक्शन प्रोसेस रन करना पड़ेगा, कितनी दफ़ा मशीनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ 120 यूनिट्स, और 20 से डिवाइड करेंगे, यानी 20-20 यूनिट के बैच बनेंगे तो 6 रन बनेंगे। 6 प्रोडक्शन रन या 6 स्टार्टअप्स या 6 सेटअप्स हम उनको कहते हैं। इन 6 सेटअप्स के अंदर जाके आप पूरा कर सकेंगे अपनी प्रोडक्शन को। ए प्रोडक्ट की, फिर बी प्रोडक्ट की बात करें तो 100 रन हैं, 100 यूनिट्स हैं, और 20 का एक रन है तो 5 दफ़ा मशीनें चलानी पड़ेंगी।
सी के लिए 80 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 4, और डी के लिए 120 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 6। ये तो सादगी के लिए सवाल में इस तरह से लिखा हुआ है वैसे, लेकिन अगर जनरली देखें तो ये ज़रूरी नहीं है तमाम प्रोडक्ट्स का बैच साइज़ सेम हो सकता है ए प्रोडक्ट के एक बैच के अंदर 10 यूनिट बनते हों, बी के 20 बनते हों, सी के 30 बनते हों, मुख्तलिफ साइज़ भी हो सकता है। लेकिन जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि चारों प्रोडक्ट सिमिलर हैं, चारों प्रोडक्ट सिमिलर हैं, और वो जो प्रोडक्शन रन है उनका जो ये जो बैच साइज़ है वो 20 यूनिट्स का है, तो हर प्रोडक्ट 20 यूनिट्स में ही बनती है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। हम कैलकुलेशन फॉर प्रोडक्शन रन्स कर सकते हैं जी। कितनी दफ़ा मशीनों को चलाना पड़ेगा, 4 यूनिट हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बैच साइज़ कर लें, या यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन। एक दफ़ा मशीनें चलाने के अंदर आपको कितना फेस करना पड़ता है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बताया गया 20 20 20 20। तो अगर हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हर प्रोडक्ट के कैलकुलेट करना चाहते हैं, नंबर ऑफ, मैं अभी छोटा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रन्स लिख देता हूँ, रन्स से मुराद वही प्रोडक्शन रन्स है। तो अगर आपने 120 यूनिट बनाने और एक रन के अंदर 20 यूनिट बनते हैं तो आपको कितनी दफ़ा मशीनों को रन करना पड़ेगा, 6 टाइम। इसी तरीके से फिर दूसरी प्रोडक्ट के लिए 5 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स एंड फिर 6 टाइम्स। तो टोटल जो प्रोडक्शन रन्स आपके लगेंगे वो 21 है, 21 टोटल रन्स लगेंगे। अभी इसका करना क्या है ये हम आगे चल के करते हैं। अभी जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी। आगे देखते हैं। एंड दोबारा सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। द 4 प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन रन्स ऑफ 20 यूनिट्स एंड आर सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 10 यूनिट्स। और जब ये बेची जाती हैं चीज़ें, ये 20 के बैच में नहीं बेची जाती, बल्कि ये बेची जाती हैं 10 के बैच के अंदर। यानी जब बेची जाती हैं तो आप मार्केट में बाद बड़े बड़े ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो यू विल सी कि आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो एक स्टैंडर्ड पैकिंग साइज़ में मिलती हैं। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। ये अभी आगे चल के समझ आएगा इनफैक्ट नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स क्यों। प्रोडक्शन आपने इन चारों की ये करनी है, और एक जो आपका साइज़ है ऑर्डर का या जो सोल्ड की जाती हैं, बैच साइज़ कर लें, बैच साइज़ फॉर सेलिंग यूनिट्स, तो वो 10 का साइज़ है आपके पास। अगर 10 का साइज़ है, 10 का साइज़ है, 10 का साइज़ है, तो अगर 120 यूनिट बेचने पड़ेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, जो ऑर्डर्स मिलेंगे जिनको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जो कि 10 के साइज़ में ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर साइज़ 10 का है, तो 120 यूनिट अगर बेचने हैं, 10 का ऑर्डर साइज़ तो 12 ऑर्डर करने पड़ेंगे, 100 है तो 10 का साइज़ है तो 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे 80 में, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डर्स जो हमें एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे, ये उनकी बात हो रही है। समझ आ रही है जी बात। अच्छा जी, अब अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि एक बैच के अंदर 20 यूनिट ही बने, सारे प्रोडक्ट्स के 20 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, 20 से कम भी बन सकते हैं। लेकिन जो कि वो शुरू में लिख दिया गया था प्रोडक्ट्स आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसीलिए शायद यही हमारा बैच साइज़ सेम सिमिलर बैच साइज़ है। इसी तरह बेची भी सेम साइज़ में जा रही हैं, ये भी ज़रूरी नहीं होता। बैच साइज़ सेल करने का भी मुख्तलिफ हो सकता है जो ए वाली प्रोडक्ट है उसके हम 10-10 यूनिट करके बेचते हों, हो सकता है बी के 50-50 करके बेचते हों। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द डेटा। अभी चूँकि डेटा इस तरह का है तो इसीलिए हम इसी चीज़ की बुनियाद पे लेके चल रहे हैं। देन आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर करंटली एब्जॉर्ब्ड बाय यूजिंग अ मशीन आर रेट एंड द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड आर एनालाइज्ड बिलो। आपको बताया गया कंपनी जो प्रेजेंटली रेट इस्तेमाल कर रही है वो रेट है जी
मशीन आर बेसिस वाला जो कन्वेंशनल तरीका कार है, पूरी फैक्ट्री पे एक ही तरह का ओवरहेड चार्ज कर दिया जाता है। तो वो जो एक ही तरह का आप एक्सपेंस चार्ज कर देते हैं, ये उसकी डिटेल है, मैंने यहाँ वहाँ से कॉपी कर ली है। जी आपको एक्सपेंसेस की डिटेल बताई गई थी, ये उसकी डिटेल थी, मैं वो यहाँ से उठा के ले आया हूँ। चले मैं ज़रा नियर कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं जो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखे हुए, इन तमाम का अगर हम सम कर लें, ये जो कुछ एक्सपेंसेस हैं इनके नाम भी चले पहले देख लें। कुछ ऐसी कॉस्ट है जैसे मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट कहा गया, ये वो पूल्स हैं जो कल हमने 6 स्टेप परसों देखे थे। उनमें पहला स्टेप ये था कि आप एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अलावा पूल आइडेंटिफाई करेंगे, पूल बनाएंगे, कॉस्ट ट्रेस करके उन पूल्स को असाइन करेंगे और उसके बाद फिर एक्टिविटी बेस रेट बना के कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। तो यहाँ पे जो पहले 2-3 स्टेप है वो परफॉर्म कर दिए गए हैं। कौन सी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कौन से पूल होने चाहिए और रेलेवेंट कलर की बॉल रेलेवेंट कलर की बास्केट में, यानी रेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट पूल को असाइन भी कर दी गई है। और ये आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है, जो मशीन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनकी टोटल कॉस्ट 10,430 है। सेटअप की कॉस्ट जो है वो 5250 है। सेटअप का मतलब स्टार्टअप करना, प्रोडक्शन प्रोसेस सेटअप करने की कॉस्ट 5250 है। स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट जो है, यानी जब मटेरियल स्टोर में आता है तो वहाँ पे जो वर्कर काम कर रहे हैं, इन आउट को मैनेज करते हैं, वो जितनी भी कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। वो सेटअप कॉस्ट स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट है। तो स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो आपको बताई गई है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है। चीज़ें बनती हैं, बैच कंप्लीट होता है, तो बिफ़ोर इट इज़ टू बी सोल्ड या मार्केट में भेजने से पहले उस पर क्वालिटी चेक लगाया जाता है और क्वालिटी चेक करने की कॉस्ट जो है वो 2100 की है। इसी तरह मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच की कॉस्ट है। जब चीज़ें आती हैं आपके पास, उसको आप फिनिश होने के बाद आप उनको डिस्पैच भी करते हैं और ये उस डिस्पैच रिलेटेड कॉस्ट है। ये सारी कॉस्ट का जो टोटल है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना बनता है जी। 26,000 की टोटल ये कॉस्ट बनती है। इन तमाम का सम है ये 26,000। सो वी आर इनकरिंग टोटल कॉस्ट ऑफ 26,000। 26,000 की टोटल कॉस्ट है और कन्वेंशनल तरीकाकार के मुताबिक जो एफ रेट निकलता है वो इस तरीके से निकलता है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमने रेट कैलकुलेट करना है तो यानी 26,000 डिवाइडेड बाय कंपनी कौन सी बेस अडॉप्ट कर रही है, कन्वेंशनली मशीन आर बेसिस। तो जो टोटल मशीन आ रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो 1300 से डिवाइड करें, आपके पास रेट निकलेगा। अब ये चूँकि रेट कैलकुलेट हो गया है, मैं उसके बगैर आपको सामने पहले शो कर देता हूँ। आप करेंगे जी 26,000 डिवाइडेड बाय 1300, तो जो रेट बनेगा वो आपका होगा जी 20, सॉरी जी, 26,000 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो हमारे पास, सॉरी 20 कह रहा हूँ, 1300 ये रेट बनेगा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ अगर वो फिगर्स लिखी नज़र आ जाएं आपको और फिर रेट कैलकुलेट हो, ताकि आपको याद रहे। जी ऐसे है 26,000 टोटल आपका फैक्ट्री ओवरहेड है जो हमने ये कैलकुलेट किया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और कन्वेंशनली जो कंपनी रेट ऑप्ट करती है वो मशीन आर की बेसिस पे है, तो मशीन आर्स का सम 1300 है। अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो जो रेट आपका बनेगा वो 20 पर मशीन आर बनेगा। ठीक है जी। तो अगर ₹20 पर मशीन आ रहा है, तो अगर हम एफ ओच अप्लाइड कैलको, अच्छा चले ये मैंने लिखा हुआ था, एफ ओच रेट जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल एफ ओच को बेस से डिवाइड करते हैं। तो जो बेस होगी उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। बेस यहाँ पे जो कंपनी ऑप्ट कर रही है वो है नंबर ऑफ़ मशीन आवर्स। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ मशीन आवर्स लिख देंगे। अगर लेबर आवर्स वाली बेस होगी तो नंबर ऑफ़ लेबर आवर्स से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल फैक्ट्री ओवर डिवाइड कर देंगे हम उसको टोटल नंबर ऑफ़ मशीन आवर्स से, तो हमारे पास रेट निकल आएगा।
और अगर हमने एफओच कैलकुलेट करना है, जो अप्लाई किया जा रहा होगा, तरीकाकार ये होगा, जो रेट निकाला है उसको लेवल ऑफ एक्टिविटी यानी जिस बेस पे रेट बनाया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेट एफओच मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन आवर्स फॉर ईच प्रोडक्ट बारी बारी करेंगे, हम हर प्रोडक्ट के लिए एफओच कैलकुलेट करना चाहते हैं। नंबर ऑफ मशीन आवर्स की बुनियाद पे चलेंगे। हमारा रेट 20 है और 20 एफओच अप्लाइड अगर हमने कैलकुलेट करना है, एफओच अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना है, तो हमें देखना है कि रेट कितना है 20 और कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं। ये मशीन आवर्स लग रहे हैं 480 पहले वाली प्रोडक्ट के लिए लग रहे हैं, तो रेट है जी 480 मशीन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय जो रेट है वो 20 है, तो एफओच बनेगा 9600। दूसरी प्रोडक्ट के लिए जो मशीन आवर्स लग रहे हैं वो 300 हैं और रेट 20 है, 300 इंटू 20। फिर तीसरी प्रोडक्ट के लिए जो आवर्स लग रहे हैं वो 160 हैं और रेट है 120, तो 160 इंटू 20 3200 का ओवरहेड लगेगा। और चौथी प्रोडक्ट के लिए 360 ओवरहेड लग रहा है, 360 आवर्स लग रहे हैं, तो 360 मल्टीप्लाइड बाय रेट है 20, ये 7200 बन रहा है। अगर इन चारों का टोटल करेंगे तो ये वही 26,000 हमारा बनेगा। ये नीचे सम लिखा अगर आपको नज़र आ रहा है, वैसे आप सम कर भी सकते हैं, अगर सम कर लें तो ये 26,000 ही मिलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है जी। तो वो टोटल 26,000 का एफओच आपने प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दिया बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल कॉस्टिंग। आपने कन्वेंशनल कॉस्टिंग के ज़रिए हर प्रोडक्ट को जितना जितना ओवरहेड लगता है वो आपने एलोकेट कर दिया। अब इसी बुनियाद पे आप टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल सकते हैं अंडर कन्वेंशनल कॉस्टिंग। तो टोटल कॉस्ट अगर निकालना चाहें तो हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। हमारी जो टोटल कॉस्ट बनेगी तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बनती है हर प्रोडक्ट की अंडर कन्वेंशनल कॉस्टिंग। तो अभी तक वाली बात यहाँ तक है। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के ज़रिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर आपने लिखा और फैक्ट्री ओवरहेड आपने निकाला। कैसे निकाला? पहले कन्वेंशनल कॉस्टिंग के ज़रिए रेट कैलकुलेट किया है, आपको बताया गया कि कंपनी मशीन आवर बेसिस पे रेट कैलकुलेट करती है। तो 26,000 टोटल फैक्ट्री ओवरहेड था, ये तमाम एक्सपेंसेस का सम 26,000 बनता है। और मशीन आवर्स का जो टोटल है सारी प्रोडक्ट्स में मिला के जितने लगते हैं वो 1300 है। रेट हमने कैलकुलेट किया 20 पर मशीन आवर, और हर प्रोडक्ट के एफओच कैलकुलेट करने के लिए जितने जितने मशीन आवर हर प्रोडक्ट के लिए लगे हैं उसको 20 के रेट से मल्टीप्लाई किया। फिर सम कर लें अगर, तो हमें ये टोटल कॉस्ट हर प्रोडक्ट की यहाँ पे मिल सकती है। हम चाहें तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट भी हर प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी हर प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट 17,780 है। अगर हम इसको डिवाइड कर दें जितने यूनिट्स बनाएंगे तो हमारी ये कॉस्ट हमें मिल सकती है कि कितनी कॉस्ट हमारी इनकर होगी। आई होप समझ आ रही है बात। इसी तरीके से ये सब प्रोडक्ट्स की हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी जो निकली है कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉस्ट है जो कि हर प्रोडक्ट की हमारी इनकर हो रही है जी। चलें अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी उससे आगे लिखा है जनाब, आफ्टर अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड देयर बिहेवियर्स। आपने कॉस्ट और उनके बिहेवियर को एनालाइज किया एंड यू हैव असर्टेन्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स। ड्राइवर कहते हैं उस चीज़ को जो कॉस्ट को ड्राइव करता है, जो कॉस्ट को रेस करता है। जी नबीला आपने हैंड रेस किया है, बोलें जी, आप क्वेश्चन करें नबीला। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने टोटल कॉस्ट में आउटपुट इन यूनिट्स को भी ऐड कर दिया है, उसमें तो वो ऐड तो नहीं होंगे ना यूनिट्स? मैंने ऐड कर दिया, लेट मी चेक। अच्छा जी बिल्कुल सही है, ओके फाइन। इसलिए जिसमें मटेरियल, लेबर और एफओच की कॉस्ट को ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला लगाया तो स्किप हो गया। वेरी राइट। तो ये पर यूनिट कॉस्ट अब हमारी बनती है। ठीक, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल अब ठीक है साहब, ठीक है जी, दैट्स ग्रेट, ओके।
अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेंशन किया गया था, आफ्टर डिटेल्ड एनालिसिस ऑन देयर बिहेवियर यू हैव असरटेन्ड द फॉलोइंग कॉस्ट ड्राइवर्स। तो यही बात बार बार हम कर रहे हैं कि हर एक्सपेंस के जनरेट होने की, ड्राइव होने की बेस मशीन आवर्स नहीं होते। वो चीज़ जो कॉस्ट को ड्राइव करती है, जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर होती है, उसे एक्टिविटी भी हम कहते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में वो एक्टिविटी रिसोर्सेज कंज्यूम करने करती है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की वजह से रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं और कॉस्ट इनकर होती है। तो वो चीज़ जो लीड करती है फॉर द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट, उसे हम टेक्निकल टर्म्स में कॉस्ट ड्राइवर भी कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि जो आपके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो सेटअप कॉस्ट जो है, हर कॉस्ट का जो पूल बना हुआ है उसका मशीन आर ड्राइवर नहीं है, बल्कि सेटअप कॉस्ट का जो ड्राइवर है। अब ये लॉजिकली भी समझिएगा, सेटअप कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस सेटअप करने पे जितनी कॉस्ट लग रही है, सॉरी, उस पे जो कॉस्ट लग रही है उसका ड्राइवर जो है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स हैं। जितने ज़्यादा बैच बनेंगे, आपको हर दफ़ा वो प्रोडक्शन प्रोसेस रन करने के, सेटअप करने की कॉस्ट लगाना पड़ेगी। लॉजिकल है। स्टोर रिसीविंग की जो कॉस्ट है, जितनी ज़्यादा रिक्विजिशंस रेज की जाएंगी, जैसे हर प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो बार बार रिक्वेस्ट आती है फैक्ट्री से कि ये वाला मटेरियल ले दें, ये वाला मटेरियल ले लें या ला के दे दें हमें। तो जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट्स आएंगी, जो बंदा वहाँ पे सप्लाई के लिए, डिलीवर करने के लिए काम कर रहा होगा, उसको उतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो जिस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी, उस प्रोडक्ट को ये ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। जिसके लिए कम रिक्वेस्ट आएंगी, उनको कम कॉस्ट चार्ज होनी चाहिए। तो ये स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट बेस कर रही है ऑन द रिक्विजिशन रेट, यानी इसको ड्राइव करने की जो फोर्स है वो नंबर ऑफ रिक्विजिशन है। फिर इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट है, इसका ताल्लुक उन्होंने खुद मेंशन कर दिया नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के साथ है। बिकॉज एक बैच कंप्लीट होगा तो आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे बिफोर इट इज़ टू बी सेंड टू द मार्केट। आप पहले इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद आप अगली बात करेंगे। तो इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग और डिस्पैच की कॉस्ट है, जब चीज़ें बन जाती हैं तो आप उनको डिस्पैच करते हैं, तो इसका सूटेबल जो ड्राइवर है वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड मेंशन किया गया है कि जितने ज़्यादा ऑर्डर्स आप परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, कस्टमर्स को डिलीवर करेंगे, उतनी ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी। तो जो कॉस्ट हमारा वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं डिस्पैच डिपार्टमेंट के अंदर, उनकी कॉस्ट तमाम प्रोडक्ट्स को इक्वल असाइन नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर प्रोडक्ट को उनके नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बुनियाद पे असाइन होनी चाहिए। यहाँ तक आई होप समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे अभी तक जो ड्राइवर्स बताए हैं वो 4 तरह की कॉस्ट के ड्राइवर बताए हैं, जबकि जो ऊपर 4 पूल्स बने नज़र आ रहे थे वो 5 है। सबसे पहला पूल था मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट, उसका ड्राइवर नहीं बताया हुआ, लेकिन अगर हम खुद लॉजिक समझें, अब रिलेशनशिप बिल्ड करें, तो जो मशीन डिपार्टमेंट है उसकी कॉस्ट को ड्राइव करने वाली जो फोर्स है वो मशीन आर्स हो सकते हैं। सेटअप कॉस्ट का ड्राइवर आपको बता दिया, वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स है। स्टोर रिसीविंग का ड्राइवर रिक्विजिशंस बता दिया। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल का जो ड्राइवर है वो आपको बता दिया। मटेरियल हैंडलिंग जी प्रोडक्शन रन और हैंडलिंग डिस्पैच का नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड बताया हुआ है। अब इसको मजीद आगे यूज़ करते हैं। आगे लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ requisition raised ऑन द स्टोर was 20 फॉर ईच प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए जो requisition रेज की गई हैं वो 20 हैं हर प्रोडक्ट के लिए। मैंने पहले भी बताया ये ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन चूँकि वो सवाल में थोड़ा सा सिंपलिसिटी या आसानी को मलहूज़ खातिर रखा गया है, तो ये ज़्यादा requisitions भी हो सकती हैं। हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ़ requisitions कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ जी नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। चार प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो ये अब यूनिट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि हर प्रोडक्ट के लिए जो रिक्विजिशंस हैं वो कितनी कितनी है, हम सिर्फ उनको ले लेते हैं। रिक्विजिशन
नंबर ऑफ एक्विजिशन हर प्रोडक्ट के लिए उन्होंने खुद बता दी है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ी, वो बता दिया गया हर प्रोडक्ट के लिए जो रिक्विजिशन हैं वो 20 हैं, 20, 20 एंड 20। तो ये ज़रूरी नहीं है 20 रिक्विजिशन ही हो सकता है एक प्रोडक्ट के लिए 20 रिक्विजिशन हो, दूसरी प्रोडक्ट के लिए 30 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, तो ये डिपेंड करता है। और तो जैसे इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर द टाइम बिंग हम उसको उसी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। आई होप समझ आ रही होगी। चलिए, ये हमारी नंबर ऑफ रिक्विजिशन हैं और टोटल 80 रिक्विजिशन हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद लिखा हुआ था नंबर ऑफ रिक्विजिशन बेस्ड ऑन द स्टोर वाज 20 फॉर ईच प्रोडक्ट एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड वाज 42। टोटल 42 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए गए हैं। हमने खुद भी कैलकुलेट कर लिए थे कि हर प्रोडक्ट के लिए कितने कितने ऑर्डर बनते हैं और टोटल ऑर्डर जो है वो 42 बनते हैं। ये इन्फॉर्मेशन टोटल की बताई हमने खुद भी कैलकुलेट कर ली थी। सो रिक्वायरमेंट नंबर 1 है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट if all overhead costs are absorbed on machine hour basis। तो पहली रिक्वायरमेंट हमने सॉल्व कर ली हुई है। आप टोटल कॉस्ट हर प्रोडक्ट के निकालेंगे अगर ओवरहेड जो है वो मशीन आवर बेसिस पे एलोकेट किया जा रहा है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट में कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, तो मसला मटेरियल की कॉस्ट का नहीं है, बिकॉज मटेरियल तो हर प्रोडक्ट के लिए पर यूनिट दिया गया, लेबर भी। मसला तो सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड का है कि फैक्ट्री ओवरहेड आप कन्वेंशनली किसी एक रेट की बुनियाद पर तमाम प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर रहे हैं। वेयर एज जब आप बात करेंगे जी जो आपका है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके अंदर आप कर रहे होंगे कि जो जितनी भी कॉस्ट है आपकी वो एलोकेट होगी फैक्ट्री ओवरहेड की एक बेस की बुनियाद पे नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे। तो अगर आप दोबारा कैलकुलेट करना चाहें मटेरियल लेबर ओवरहेड दोबारा भी कर सकते हैं। मैं एज इट यहाँ पे इसको कॉपी भी कर देता हूँ, तो वही बात रहेगी, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उतनी की उतनी वैल्यू रहेगी, वैल्यू में ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा मटेरियल लेबर की। फ़र्क तो सिर्फ जो आएगा वो इनफैक्ट फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट में फ़र्क आएगा। वो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी एक रेट बनाया था, ये भी एक रेट बनाया था। अब आपको प्रोडक्ट वाइज रेट बनाने पड़ेंगे अलहदा अलहदा एलिमेंट वाइज। उसका तरीकाकार क्या होगा, ये दो टेबल मैं अभी आपके सामने प्रिपेयर करूँगा जी। एक है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड रेट्स, जो हम कैलकुलेट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड रेट्स। तरीकाकार क्या होगा मैं अभी आपके सामने सॉल्व करता हूँ। वो जी मैंने कॉपी पेस्ट किया था तो वो अरेज हो गया था। मैंने कहा लिख दूँ मशीन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट थी वो हमें डाटा में बताई गई थी, तो यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी इनिशियली दैट वाज 10,430, जिसकी बुनियाद पे 26,000 का टोटल बना था। फाइन। अच्छा, तो अगर एक्टिविटी बेसिस पे चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। जी, मैं वही जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कॉपी की है। अभी जी डिटेल्स में हमारे पास ये वाले एक्सपेंसेस हैं
इनकी जो अमाउंट है जो कॉस्ट पूल में गैदर हुई है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। कॉस्ट पूल के अंदर जो अमाउंट हमारी नज़र आ रही है ठीक है जी, ये कॉस्ट पूल में अमाउंट है और एक कॉलम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम होगा जी कॉस्ट ड्राइवर। हम नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे कि कॉस्ट ड्राइवर हमारा कौन सा है। तो मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट का ड्राइवर नहीं बताया हुआ था, बट हमने लॉजिकली खुद से एवेल्यूएट किया कि इसका जो ड्राइवर हो सकता है वो नंबर ऑफ मशीन आवर्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी नंबर ऑफ मशीन आवर्स, नाम लिखना है उस ड्राइवर का आपने कि ड्राइवर क्या है आपका। तो दूसरी सेटअप कॉस्ट के लिए आपको ड्राइवर बताया गया था नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। जो ड्राइवर है उसका नाम मेंशन कर रहे हैं। स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ रेक्विजिशंस कहा गया था, वो रेक्विजिशंस यहाँ पे मेंशन करते थे। इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट के लिए भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स बताया गया था, वो मेंशन कर लिया। मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच की कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड बताया हुआ था, तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी, कॉस्ट ड्राइवर एक कॉलम है, उसके बाद कॉलम है टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। वो जो कॉस्ट ड्राइवर है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है वो हमने कैलकुलेट की है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हैं टोटल में, वो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये भी आपके सामने हमने पहले भी यूटिलाइज किया था। ये 1300 मशीन आवर्स हैं, तो यहाँ पे वो 1300 मेंशन कर लेते हैं। 1300 मशीन आवर्स हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। मैं थोड़ा सा उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूँगा। 1300 मशीन आवर्स थे जी। ओके जी, 1300 मशीन आवर्स थे। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स का अगर हम टोटल देखना चाहें तो ये प्रोडक्शन रन्स का टोटल है 21। ये 21 वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा जी। इसके बाद है नंबर ऑफ रेक्विजिशंस, ये हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था। हर प्रोडक्ट के लिए 20 रेक्विजिशंस थी, तो टोटल रेक्विजिशंस की तादाद जो है वो 80 बनती है। यहाँ पे 80 मेंशन कर लेते हैं। इसके बाद जो आपके पास चीज़ मौजूद है वो है जी, कॉलम के साइज छोड़ के नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है वो हमें पता है 21 है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड जो वो 42 थे। तमाम प्रोडक्ट्स के लिए जितने टोटल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं ये है नंबर ऑफ ऑर्डर्स 42। अब तमाम एक्सपेंसेस को मशीन आवर से डिवाइड करने की बजाय आपको ड्राइवर वाइज डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे कॉलम ऐड करते हैं रेट बनाने के। इसे एक्टिविटी रेट भी कहते हैं। आप इसे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर भी कह सकते हैं। हमारा कॉस्ट पूल है 10,430 कॉस्ट है और 1300 घंटे लगते हैं, तो आप इसको डिवाइड करें। आपके पास ये रेट बना है रुपीज़ दिस मच। ये जो रेट है इसके साथ हम मेंशन कर सकते हैं, ये रेट है आपका पर मशीन आवर। ठीक है, ये वाली कॉस्ट का रेट पर मशीन आवर है। दूसरी वाली कॉस्ट है 5250 की कॉस्ट है और इसका ड्राइवर जो है वो 21 है, तो 250 पर मशीन आवर नहीं बल्कि पर प्रोडक्शन रन, क्योंकि इसका ड्राइवर ये बताया गया है एक प्रोडक्शन रन लगेगा तो आपकी 250 की कॉस्ट लगेगी। इसी तरीके से
3600 की स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट है, 80 रिक्विजिशन आपकी रेज होती है तो 45 पर रिक्विजिशन कॉस्ट होगी। ठीक है जी। इसके बाद इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट 2100 है, 21 रन लगते हैं, 21 डिवाइड करेंगे तो 100 पर रन, प्रोडक्शन रन जी। फिर आपकी कॉस्ट है हैंडलिंग एंड डिस्पैच की 4620 की कॉस्ट है, 42 ऑर्डर्स हैं आपके तो 110 की कॉस्ट होगी पर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। पर ऑर्डर भी कह सकते हैं, बहरहाल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड को रख लें। तो यहाँ तक ये हमारा टेबल बना है। इनफैक्ट रेट्स कैलकुलेट करने का, हमने रेट कैलकुलेट किए हैं बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। हमने रेट जो बनाया है वो हर प्रोडक्ट के लिए हर कॉस्ट के लिए अलहदा रेट बना दिया है। आई होप समझ आ रही होगी। ये जो रेट बने हैं इनकी बुनियाद पे अब हम कॉस्ट असाइन करेंगे आगे। ये 8.023 इस तरह से है। चलें अब हम अगर कॉस्ट एलोकेट करना चाहते हैं तो अब हम एलोकेशन ऑफ कॉस्ट का टेबल बनाते हैं। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू प्रोडक्ट्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड रेट्स, ये मैंने अभी आपके सामने लिख दिया। अब हमारी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनके कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। 4 प्रोडक्ट्स है, चारों को ये कॉस्ट एलोकेट होनी है, बी सी डी और एंड पे एक हम कॉलम बना देते हैं टोटल का। ठीक है जी। अब हमने अगर मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट प्रोडक्ट को एलोकेट करनी है तो हमने यहाँ से रेट लेना है जो कि हमें बताया गया 8.023 है। ठीक है, मैं इसको 4 डेसिमल तक ले लेता हूँ ताकि राउंडिंग का फ़र्क जो है वो मेरा कम से कम आ जाए। 0.2307 है, उसके बाद चलें 0.7 के बाद 6 है तो मैं उसको 0.8 कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये रेट है मेरा। मल्टीप्लाई करूँगा इसको मैं, अगर ए प्रोडक्ट के लिए मुझे मशीन डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालनी है तो रेट है पर मशीन आर, तो जितने ए के लिए मशीन आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट के साथ। तो ये मशीन आर है 480, 300, 160, 360, तो बारी बारी हर प्रोडक्ट के लिए उसको उसकी मशीन आर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहली प्रोडक्ट के लिए 480 है तो 3851 रुपये की ये कॉस्ट बनी है। दूसरी प्रोडक्ट के लिए जी जितने आर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 300 हैं तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरी प्रोडक्ट के लिए जी तीसरी प्रोडक्ट के लिए जितने मशीन आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मशीन आर 160 हैं, 160 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चौथी प्रोडक्ट के लिए 360 मशीन आर्स हैं तो 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारी कॉस्ट निकल आएगी हर एक प्रोडक्ट के लिए। अब अगर इनका टोटल करते हैं तो ये चारों का जो टोटल है ये टोटल मशीन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उसके बराबर होना चाहिए। इन सब का मैंने टोटल किया तो ये 10,430 बनता है, यही 10,430 की टोटल कॉस्ट थी। अब हम दूसरी कॉस्ट को पकड़ेंगे, उसका रेट लेंगे। दूसरी कॉस्ट का रेट है 250 पर प्रोडक्शन रन। तो 250 को पर प्रोडक्शन रन है तो प्रोडक्शन रन्स की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे, इंस्टेड के मशीन आर से मल्टीप्लाई करें। तो प्रोडक्शन रन्स की तादाद देखते हैं हर प्रोडक्ट के लिए कितनी है, 6, 5, 4, 6 ये है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी दूसरी प्रोडक्ट के लिए 5 है, तीसरी प्रोडक्ट के लिए 4 थी,
तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिरी प्रोडक्ट के लिए अगेन 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिरी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल आएगी। इन तमाम का अगर टोटल करेंगे तो वो जो टोटल है आपका वो टोटल 5250 वही जो सेटअप डिपार्टमेंट की टोटल सेटअप कॉस्ट जो टोटल है उसके बराबर होगा। सो बात समझने की कोशिश करेंगे। आपने पहले टोटल 26,000 के एक्सपेंस सारे के सारा मशीन आर की बेसिस पे डिवाइड किया और हर प्रोडक्ट को एलोकेट किया, लेकिन हम हर एक्सपेंस को अलग-अलग पहले रेट बनाए और हर एक्सपेंस का रेट की बुनियाद पे प्रोडक्ट को एलोकेट कर रहे हैं। और स्टोर रिसीविंग की कॉस्ट देखें तो 45 पर रेक्विजिशन है, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय रेक्विजिशन बताया गया था 20 फॉर ईच प्रोडक्ट, ये हमने कैलकुलेट भी की हुई है। तो अगर 20 फॉर ईच प्रोडक्ट है तो आप मल्टीप्लाई कर दें इसको 20 से, यही 20 से बार बार मल्टीप्लाई होगा तो वही 900 ही निकलता आएगा। अगर आप इसका सम कर लें यू कैन गेट कि 3600 की टोटल कॉस्ट बनती है और यही 3600 की कॉस्ट है। फिर इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट का रेट है 100 पर प्रोडक्शन रन। तो 100 की कॉस्ट को नंबर ऑफ मशीन और नंबर ऑफ रेक्विजिशन से नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्शन रन आपके पास मौजूद है 6, 5, 4, 6 से मल्टीप्लाई कर लें 6 से, फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन 100 रेट है मल्टीप्लाइड बाय 6 थे जी, तो मल्टीप्लाई कर लें आप। उसके बाद आपका अगर सम करेंगे तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये बराबर होगी आपकी इस टोटल 2100 की कॉस्ट के। फिर लास्ट कॉस्ट है मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। अब मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच का रेट है 110 पर ऑर्डर, तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डर्स कितने हैं हर प्रोडक्ट के लिए उससे। यहाँ पे ऑर्डर्स भी हमने कैलकुलेट किए थे। पहली प्रोडक्ट के लिए 12 ऑर्डर हैं, दूसरी के लिए 10, तो आप पहले 12 से मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे के लिए 110 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर तीसरी प्रोडक्ट के लिए 110 मल्टीप्लाइड, तो उसके ऑर्डर देख लें। थर्ड प्रोडक्ट के लिए कितने ऑर्डर हैं 8 और चौथी के लिए 12 है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लें। चौथी के लिए 110 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो ये आपने डिफरेंट रेट्स की बुनियाद पे हर एक्सपेंस अलहदा हर प्रोडक्ट को एलोकेट कर दिया। सो अगर आप इन तमाम एक्सपेंसेस का ग्रैंड टोटल करें तो 26,000 बनेगा, ठीक है जी। और अगर आप ऐड करना चाहें कि FOH पर आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना FOH लग रहा है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको यही करना पड़ेगा कि इन तमाम कॉलम्स का अलहदा टोटल कर लें तो आपको पता लग जाएगा हर प्रोडक्ट पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा। पहले आपने FOH टोटल हर प्रोडक्ट के लिए निकालना है, तो जितना ए प्रोडक्ट पे हर एक्सपेंस की अमाउंट लगी है अगर इसका टोटल कर लेंगे तो हमें ए प्रोडक्ट का FOH मिल जाएगा, बी के लिए कर लेंगे तो बी का मिल जाएगा, सी के लिए करेंगे तो सी का मिल जाएगा, डी के लिए करेंगे तो हमें डी की कॉस्ट मिल जाएगी। सो अगर इन तमाम का टोटल ऐसे भी कर लें तो 26,000 ही बनेगा, ऐसे भी करेंगे तो 26,000 ही बनेगा। आई होप कुछ समझ आई होगी। तो हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बुनियाद पे FOH निकाल लिया। अब ये FOH जो है हम यहाँ से उठाएंगे और वो जो टेबल बनाया हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक कॉस्ट निकालनी है प्रोडक्ट के अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये हमने निकाल लिया। मटेरियल लेबर तो उतने का उतना है। यहाँ पे अब हम FOH कॉपी करेंगे। पहली प्रोडक्ट के लिए 8171 का FOH है, दूसरी प्रोडक्ट के लिए जो हमारा FOH है वो 6157 का है, हर एक्सपेंस अलग एलोकेट किया हमने। तीसरी प्रोडक्ट के लिए 4464 का FOH है और चौथी प्रोडक्ट के लिए जो FOH है वो 7208 का है, तो 7208। तो ये हमने कॉस्ट निकाली है अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड रेट्स। हमने पहले रेट बनाए हैं, उन रेट्स की बुनियाद पे हर एक्सपेंस हर प्रोडक्ट को हमने अलग एलोकेट किया है। उसको हर प्रोडक्ट को अलग एलोकेट करने के बाद उसका सम बना है वो हमने यहाँ से लिया है और इस टेबल में प्लेस किया है कि अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर हमने कॉस्ट निकालनी है तो हर प्रोडक्ट के लिए मटेरियल लेबर के साथ जो FOH है वो ये वाला लिखा जाएगा। आपने सम किया तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बनती है हर प्रोडक्ट की अंडर ABC।
और ये हमारी यूनिट कॉस्ट बनती है अंडर एबीसी। सो ये थी सेकंड रिक्वायरमेंट, जो मेन हमारा कैलकुलेशन थी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। ये लास्ट में लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, थर्ड रिक्वायरमेंट है टू कैलकुलेट एंड लिस्ट द यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फ्रॉम 1 and 2 अबव, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुताबिक टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्ट के अलावा यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट निकालें and show the difference and comment briefly on any conclusion which may be drawn on which have profit and pricing implication। तो बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप कन्वेंशनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं और आपने रेट बनाया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट बनाई हुई है 180, जबकि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं जी, जबकि आप इसको अगर कंपेयर करते हैं एबीसी की कॉस्ट के मुताबिक, तो आपकी कॉस्ट बनती है 136। अब हो क्या रहा होगा कि अगर आप कन्वेंशनल तरीकाकार पहले फॉलो कर रहे थे, समवन ऑफ योर कस्टमर्स केम टू यू एंड आस्क्ड कि आप मुझे जो चीज़ है वो 140 रुपये में बेचते हैं, और आप उसको मना कर रहे हैं कि हम तुम्हें 140 145 में चीज़ नहीं बेच सकते बिकॉज आपकी नज़र में जो कॉस्ट है वो 140 है। हालांकि जब हमने एक्यूरेट कॉस्टिंग की, हर एक्सपेंस, हर प्रोडक्ट को उस बेस की बुनियाद पर चार्ज किया गया, उस एक्टिविटी की बुनियाद पर चार्ज किया गया जो उस प्रोडक्ट के लिए जितनी परफॉर्म की गई है। तो पता चला कि पर यूनिट कॉस्ट है वो तो 136 बनती है। सो अगर आपको 137 का भी प्राइस पे बंदा कह दे, ऑर्डर दे, तो आपको उसको चीज़ बेच देनी चाहिए बिकॉज आपको फ़ायदा ही होगा। तो अगर ऐसा आपके सामने एनालिसिस नज़र आ रहा है, तो टेक्निकली आप करंटली जो कर रहे होंगे बेस्ड अपॉन योर एग्जिस्टिंग कॉस्ट मैकेनिज्म, आप अपनी कॉस्ट को एग्जैजरेट करके चल रहे हैं, ओवर प्राइस की होगी आपने अपनी कॉस्ट। जबकि अगर आप दूसरी प्रोडक्ट देखें तो उसके अंदर 131 की कॉस्ट बनती है कन्वेंशनल। असल में आप 131 की बुनियाद पर अगर फ़र्ज़ कर लें 135-40 की चीज़ बेच के आप कह रहे हैं कि हम 3-4 या 8-9 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन इफेक्चुअली उसकी कॉस्ट जब 132 रुपये बनती है तो शायद प्रॉफिट उतना नहीं बल्कि आप प्रॉफिट उससे कम कमा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो कॉस्ट है आपकी सी प्रोडक्ट की, वो 84 बनती है कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुताबिक। तो आपने 84 की कॉस्ट की बुनियाद पे हो सकता है 90 की प्राइस बना दी हो, लेकिन असल में आपकी जो कॉस्ट लग रही है एक्यूरेट कॉस्टिंग के मुताबिक वो 99.8 है, यानी 100 के करीब। तो आपकी जो सी प्रोडक्ट है वो मार्केट में शायद अंडर प्राइस हो रही हो। इस तरह डी प्रोडक्ट को देखें, फ़र्क तो मार्जिनल से है 141 या 141.07, बट हमें समझने की ज़रूरत है कि एक्यूरेट जो कॉस्टिंग है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ही निकल रही है। अगर हम एक्यूरेट कॉस्ट निकालेंगे तो हम अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं। ये है वो सारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के स्टेप्स, बारी बारी कैलकुलेशन वाली चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं। अगर कोई जहन में सवाल है और आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जी सलमान अहमद, रूल ऑफ वन बता दें। रूल ऑफ वन से क्या मुराद है जेंटलमैन? आप हैंड रेस करें, मैं आपको वॉइस अलाउ करता हूँ। राजा सदाम साहब आप बात कर लें। जी राजा सदाम साहब, यू आर अलाउड टू टॉक। राजा सदाम, आपने जो सवाल करना है आप कर लें। मैंने ये जो सोल्यूशन किया है ये ग्रुप में शेयर कर दिया है, क्वेश्चंस ऑलरेडी शेयर्ड हैं। तो इन पेजेस पे 4-5 सवाल हैं, वो सिमिलर इसी तरह के हैं मोर और लेस। आप इनको प्रैक्टिस करेंगे और इसके अलावा बुक के अंदर से जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। सिंस वीकेंड है, आई वुड आस्क यू कि अगर आप ये जो मैंने अभी सॉल्व किया है अगर इसको नहीं कर सकते, इसके अंदर से हैंड आउट से सवाल, तो ये नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस कर दूंगा, बट आप एक ट्राई ज़रूर करें। लेकिन टू बिगिन विद आप इन क्वेश्चन को, जो कि ये कॉम्प्रीहेंसिव हैं, सारे स्टेप्स हैं, ये देखें काफ़ी टाइम लगा है इसको सॉल्व करने में, लेकिन जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो बारी बारी स्टेज वाइज दिए हुए हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसमें सिर्फ एक्टिविटी रेट कैलकुलेट करने को कहा गया, यानी वो टेबल बना दे रेट्स वाला। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ रेट दिया हुआ है और कॉस्ट एलोकेट करने को कहा गया, तो ये आप कॉस्ट एलोकेट करने का टेबल बना दें। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसमें कॉस्ट भी एलोकेट करके दी हुई है और आपको सिर्फ और सिर्फ ये कन्वेंशनल कॉस्टिंग या एबीसी कॉस्टिंग के मुताबिक ये टोटल और पर यूनिट कॉस्ट करने को, कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो आप पहले क्वेश्चन बुक के करेंगे, अगर आप बुक से करेंगे देन आप कंटिन्यू करेंगे जी जो मैंने हैंड आउट दिया हुआ है। नबीला आपका क्वेश्चन है व्हाट इफ मोर देन वन बेस आर यूज। तो देखिए एक से ज़्यादा बेसिस कैसे इस्तेमाल करेंगे आप, ज़रा आपका माइक म्यूट नहीं है, अनम्यूट ही है। आप ज़रा वॉइस के ज़रिए मुझे क्वेश्चन पूछें, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? सर जैसे इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ मशीन आवर एज अ बेस यूज हुआ है ना, सो व्हाट इफ मशीन आवर एंड लेबर आवर्स दोनों उन्होंने एज अ बेस यूज किए देखिए हुए वो जो हैं तो? अगला क्वेश्चन आप देख के बात कर रहे हो ना, वहाँ पे लेबर और मशीन आवर की जब आप क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे तो वो सेम बनेगी, ठीक है। तो सेम बनेगी इसका मतलब आइदर और कोई सी भी बेस अडॉप्ट कर लें। एट अ टाइम इदारा सिर्फ एक बेस अडॉप्ट करता है, एक से ज़्यादा बेस एट अ टाइम नहीं अडॉप्ट की जा सकती। तो जिस Okay, so क्वेश्चन को it's आप रेफर up to करके, us whether we take a या machine hour या या direct labor. बिकॉज Okay, रिजल्ट sir. वही रहेगा ना, रिजल्ट वही रहेगा। जी. आप लिख लें मैं बेस मशीन आर कर रही हूँ या मैं मशीन आर की बजाय लेबर आर्स वाली यूज़ कर रही हूँ, रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लैरिटी के लिए कि सिर्फ एक ही बेस एट वन टाइम ऑप्ट की जा सकती है। अगर मल्टीपल बेसिस ऑप्ट की जा सकती होती हैं तो देन देयर इज़ नो नीड टू डेवलप दिस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये डेवलप इसी वजह से हुआ है, इसीलिए इसकी बुनियाद पे हम कर रहे हैं। Okay, sir. Thank you so much.
थोड़ा सा वॉइस का इशू था। राजा सदाम साहब आप कह रहे हैं टोटल कॉस्ट बोथ सिस्टम में सेम ही रहेगी, जेंटलमैन सेम रहेगी, तो फिर नई चीज़ ईजाद करने की क्या ज़रूरत पेश आई? तो यही तो आपके सामने रखा है अल्लाह के बंदे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मुताबिक जो कॉस्ट निकल रही है और जो कन्वेंशनल कॉस्टिंग के मुताबिक कॉस्ट निकल रही है वो मुख्तलिफ है। ना तो इसका मकसद प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये तो आपके प्राइसिंग डिसीजन को बेहतर बनाना है जेंटलमैन। आपको पर यूनिट कॉस्ट ए प्रोडक्ट की 148 लग रही थी आपके कन्वेंशनल कॉस्टिंग के हिसाब से, आपको कस्टमर आके कहते हैं 145 में चीज़ दे दें, आप उसको भगा देते हैं। अगर आप 145 में नहीं दे रहे बिकॉज आपको लग रहा है आपकी कॉस्ट 148 है, लेकिन जब आप एक्चुअली कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बेस्ड अपॉन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो पता लगता है कॉस्ट तो 136 है। तो अगर 136 वाली चीज़ आप 140-45 में भी बेच देंगे तो प्रॉफिट होगा। तो ये प्राइसिंग डिसीजंस को बेहतर बनाने का मैकेनिज्म है कि आप एक्यूरेट कॉस्टिंग निकालें और उसकी बुनियाद पे प्रॉफिट प्राइसिंग डिसीजन करें, इंस्टेड के प्रॉफिट निकालते फिरें, प्रॉफिट निकाल के हमें क्या हासिल होना है। ये प्राइसिंग डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए बात है जेंटलमैन। वो शॉर्ट और लॉन्ग रन जो वेरिएबल कॉस्ट अब अगला सवाल करके पूछ रहे हैं वहाँ पे तो वो हेडिंग सिर्फ दिया हुआ, उसके बाद उन्हें एक्सपेंसेस के नाम लिखे हुए हैं। तो वो शॉर्ट रन तो वही होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए जिसका बेनिफिट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक्स की टर्म होती हैं। इकोनॉमिक्स की टर्म में जो भी टर्म है वो उसी डेफिनेशन के मुताबिक उतरेगी। सवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो एक नाम उसका शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ और कॉस्ट लिखी हुई हैं। अब उन कॉस्ट को लेके आगे चलेंगे। मैं दोबारा कंक्लूड कर रहा हूँ कि आज के दिन के लिए आपको रेफ़र कर रहा हूँ कि आपने ये वाला जो हैंड आउट वाले क्वेश्चन है इनको सेकंड नंबर पे अहमियत देनी है। पहले नंबर पे आपने बुक से क्वेश्चन करने हैं क्योंकि बुक के क्वेश्चन कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड टाइम कम मांगेंगे। फिर आप उसके बाद इन फुल फ्लैज क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। ये फाइल मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है जिसको बुनियाद बनाते हुए आप चीज़ें कैलकुलेट कर सकेंगे। आई होप थिंग्स आर क्लियर नाउ। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। प्रैक्टिस करके आइएगा। अगले सवाल में अगली क्लास में इससे पहले कि अगले टॉपिक पे बात करें पहले आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। तो आप क्वेश्चंस करें बुक से, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, जो हैंड आउट वाले करें, इसमें जो इश्यूज होंगे उनको इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। नंबर ऑफ रिक्वेजिशन अगर डिफरेंट होंगे तो जेंटलमैन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे ही जैसे अभी कैलकुलेट किया, जितनी जितनी रिक्वेजिशन है उन तमाम का सम कर लिया है बेटा। ये क्या रिक्वेजिशन का सम किया, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ तो टोटल कुछ और हो जाएगा। टोटल कुछ और हो जाएगा तो जेंटलमैन यहाँ पे टोटल कुछ और लिखेंगे, रेट कुछ और निकल आएगा। रेट कुछ और निकलेगा तो फिर ये 900 की बजाय कोई किसी एक के लिए ज़्यादा किसी एक के लिए कम निकल आएगी जैसे बाकी प्रोडक्ट के लिए निकली है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे।